हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई 2023 की मेंस की प्रैक्टिस सीरीज में, जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स, और साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ लेते चले जा रहे हैं। सो इन दिस प्रैक्टिस सीरीज हम बात कर रहे हैं ऑन टू द सब्जेक्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये जो आप सीरीज में क्वेश्चंस के सेशंस देख रहे हैं, ये सेशंस आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस और रिवीजन बैच में भी आपको दिए जा रहे हैं, विच हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर, जहां पर आपको आपका रिवीजन करने के लिए एंड मोमेंट पर क्विक रिवीजन सेशंस भी आपको इंक्लूड किए गए हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें साथ में दी जा रही है, प्रैक्टिस सेशंस भी आपको इसके अंदर ही मिल रहे हैं, और साथ में सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी है। सो जस्ट डाउनलोड द एसी प्लस ऐप और वहीं से आप एसएससी जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए यही बैच में एनरोल कर सकते हैं, सो दैट एक ही जगह सारी चीजें आपको मिलती चली जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जिस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हमारा लेक्चर 5th है, यहां पर हम क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर पर बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर से होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे पास किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। सो कंसिडरिंग द फॉलोइंग, बात करना चालू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, ड्रेन वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड एट एलिवेटेड और हायर पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो बात समझो, ड्रेन वॉल्व्स की बात चल रही है, ठीक है, और एलिवेटेड और हायर पॉइंट्स पर टू रिमूव एक्यूमुलेटेड एयर। पहली बात तो ये, ड्रेन वॉल्व हमेशा कहां दिए जाएंगे? एलिवेटेड और हायर पॉइंट की जगह हम लिखेंगे यहां पर लोअर पॉइंट्स पर। कहां पर दिए जाएंगे? लोअर पॉइंट्स पर। टू रिमूव एक्यूमुलेटेड एयर नहीं, टू रिमूव एक्यूमुलेटेड हमारे पास डिपॉजिट्स, जो वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। अगर पहला गलत है तो ये हमारे पास हो नहीं सकता। रिफ्लक्स वॉल्व अलाउज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, दिस इज वेरी परफेक्ट। रिफ्लक्स वॉल्व कह लो, या इसी को चेक वॉल्व भी कहा जाता है, इसी को चेक वॉल्व भी कहा जाता है, और इसी को नो रिटर्न वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये करेक्ट है। ड्रेन वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड लो पॉइंट्स टू रिमूव सिल्ट एंड अदर डिपॉजिट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है हमारे पास। इसके अलावा और कौन से वॉल्व होते हैं? तो एक कहलाता है प्रेशर वॉल्व, एक कहलाता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व या प्रेशर वॉल्व कहलाता है, जो कि वाटर हैमर प्रेशर को रिमूव करता है, वाटर हैमरिंग प्रेशर को रिमूव करता है। साथ ही साथ हम और क्या नाम ले सकते हैं? तो वी ऑल्सो हैव गेट वॉल्व, और गेट वॉल्व का पर्पस होता है टू कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो, कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो, ये हमारे पास होता है। गेट वॉल्व के जैसा ही काम करने वाला और कौन सा वॉल्व होता है? तो उसी को हम बेसिकली बटरफ्लाई वॉल्व कहते हैं। साइज में बड़ा होगा, बटरफ्लाई वॉल्व कहते हैं, और साइज में छोटा होगा तो विल नाउ बी रेफर्ड एज नीडल वॉल्व। ठीक है, कई सारे तरह के वॉल्व है। इनमें से आंसर कौन सा होना चाहिए? ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, बाकी हमारे पास जो है वो सब गलत हो जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। स्टील पाइप दे रखा है, कॉन्क्रीट पाइप है, एसी पाइप, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप दे रखा है, और विट्रीफाइड क्ले पाइप की बात चल रही है। और हमारे पास इन्हीं के लिए कोड्स का यहां पर प्रोविजन दे रखा है। हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन बट कैन ब्रेक इजीली, वर्चुअली कोरोजन रेजिस्टेंट, सल्फाइड कोरोजन और इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन। चलिए ठीक है, बात करना चालू करते हैं। जब ये लिखा है ना बट कैन ब्रेक इजीली, तो बट कैन ब्रेक इजीली को हमेशा रिलेट करिएगा, ठीक है, विद द मटेरियल जो कि एस्बेस्टोस है। जो कि मटेरियल हमारे पास क्या? एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस हमारे पास एक थोड़ा फ्रेजाइल मटेरियल हो जाता है, थोड़ा सा हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, और हमारे पास लाइट वेट हो जाता है, और साथ में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा नहीं होता, बट कैन ब्रेक इजीली। तो रेजिस्टेंस इसका भी अच्छा खासा है। इट ऑल्सो हैज द वेरी गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन बट कैन ब्रेक इजीली। तो एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप के लिए पहला वाला ऑप्शन सही लगाया जा सकता है। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ वर्चुअली कोरोजन रेजिस्टेंट, तो वर्चुअली कोरोजन रेजिस्टेंट में वर्चुअली वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा। वर्चुअली मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होगा
ये कब होता है हमारे पास, जब हम कोई लेयरिंग करते हैं तब, जैसे कि गैल्वेनाइज आयरन पाइप बनाते हैं या फिर हमारे पास हमने विट्रीफाइड क्ले बनाया, तो विट्रीफिकेशन जब होता है तो विट्रीफिकेशन हैज बेसिकली अ लेयर फॉर्मेशन, अ लेयर फॉर्मेशन जो कि हमारे किसी भी सब्सटेंस को किसी हमारे मटेरियल के साथ कंबाइन नहीं होने देगी, रिएक्ट नहीं करने देगी, तुरंत कांटेक्ट नहीं बनाने देगी। तो विट्रीफिकेशन की वजह से हमारे पास एक बेहतर प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो विट्रीफाइड क्ले टाइल्स आर वर्चुअली कोरोजन रेजिस्टेंट, ये इसके लिए सही कहा जा सकता है। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ सल्फाइड कोरोजन, तो सल्फाइड को जरा समझो आप, कोरोजन का मतलब हमेशा लोहे से नहीं होगा, आयरन से नहीं होगा, कोरोजन किसी भी तरीके से हो सकता है कि किसकी वजह से हमारे पास चीजें खराब हो रही है। तो सल्फाइड हमारे पास जो है, इसके लिए जो भी हमारे पास सल्फेट से रेजिस्टेंस चाहिए होता है, दैट कैन बी मेड इन हमारे पास सुपर सल्फेटेड सीमेंट से हो सकता है, या फिर हमारे पास सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से हो सकता है, या फिर हमारे पास स्टोनवेयर से हो सकता है। ये इतने सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम सल्फर या सल्फाइड का रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तो सल्फाइड कोरोजन के लिए विच शुड बी द करेक्ट आंसर, कॉन्क्रीट पाइप, खेल ही खत्म हो जाएगा, कैन नॉट बी डन। स्टील पाइप खेल ही खत्म हो जाएगा, कॉन्क्रीट पाइप विल बेसिकली बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उनमें अगर ये वाली सीमेंट यूज कर रहे होंगे तो दैट विल बेसिकली बी रिलेटेबल टू द सल्फाइड कोरोजन। बात करते हैं अगला, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन। इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन के केस में हमारे पास बात चल रही है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जितने भी होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास आयंस होंगे, तो आयंस हमारे पास जो है वो उनकी वजह से होने वाले कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टील पाइप लिखा हुआ है, स्टील पाइप में थोड़ा सा और बेहतर अगर ऑप्शन पुटअप करते तो वी कुड हैव जज वेरी इजीली, लेकिन नहीं पुटअप किया। स्टील को गैल्वेनाइज स्टील पाइप कह सकते हैं, गैल्वेनाइज आयरन पाइप कह सकते हैं। अगर वो इसके ऑप्शन होता तो दैट वुड हैव बीन गिवन अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन नहीं है। तो हम 3 से रिलेट करते हैं और चौथे को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। बी के लिए 3 सही होना चाहिए, सी के लिए 1 सही होना चाहिए। तो बी के लिए 3, सी के लिए 1, तो ये दोनों तो गलत हो गए, पहली बात ये। फिर आती है बात हमारे पास डी के लिए 2 सही होना चाहिए, तो डी के लिए 2 यहां भी नहीं है, डी के लिए 2 यहां पर है, तो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। ए के लिए 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच में पूछा है क्या बीओडी हमारे सीवेज की स्ट्रेंथ बताता है, एग्जैक्टली बताता है। हमारे पास यहां से बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, आपके पास ऑर्गेनिक पॉल्यूशन उतना ज्यादा कहलाएगा, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन उतना ज्यादा कहलाएगा, और उसी को डिटेक्ट करने का तरीका है उसकी हायर बीओडी वैल्यू। तो किसी भी सीवेज की स्ट्रेंथ बीओडी के द्वारा बताई जा सकती है, दिस इज वेरी मच करेक्ट। मीथेन क्या होता है हमारे पास, क्या प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, बिल्कुल होता है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन के और भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन के अलावा हम बात कर सकते हैं अमोनिया की, अमोनिया के अलावा बात कर सकते हैं एनारोबिक डाइजेशन के अंदर H2S की, इसके अलावा बात कर सकते हैं CO2 की। दीज आर फ्यू ऑफ द मेजर गैसेस दैट आर बीइंग प्रोड्यूस, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है हमारे पास, इनमें से मीथेन, सॉरी CH3 लिख दिया है मैंने, दिस इज नॉट CH3, दिस इज CH4, ठीक है। तो हमारे पास कुछ गैसेस हैं जो कि प्रोड्यूस होती एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान, जिनमें से CH4 इज दी मेजर, तो ये भी सही है। COD बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर, ये गलत है, बायोडिग्रेडेबिलिटी नहीं, ये बताता है टॉक्सिसिटी बताता है। क्या बताता है, टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट वाटर, कि वेस्ट वाटर कितना टॉक्सिक है, क्या ये बैक्टीरिया द्वारा ट्रीट किया जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये वाली कंडीशन बताता है। तो ये टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट वाटर बताता है, ये गलत लिखा है बायोडिग्रेडेबिलिटी, ठीक है। नाइट्रेट कॉजेज मेथेमोग्लोबिनेमिया, बिल्कुल सही बात है। इसकी अगर मरकरी होता तो मरकरी कॉज करता क्या, तो वो कॉज करता मीनामाटा डिजीज कॉज करता, ठीक है, इट वुड हैव कॉज मीनामाटा डिजीज, ठीक है। इसके अलावा कई सारी डिजीजेस है जो कि वाटरबॉर्न डिजीज होती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजुआ हो, हमारे पास वो भी कॉज करते हैं। आई हैव इंडिकेटेड सम ऑफ देम, आप जो है वो आगे ध्यान रखिएगा। तो इनमें से गलत कौन सा बनेगा, सी इज गोइंग टू बी दी रॉन्ग आंसर।
मतलब रॉन्ग ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है, रॉन्ग आंसर नहीं, आंसर तो हमारा करेक्ट है, उन सब में से रॉन्ग है। द फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू अ सीवेज सैंपल, एक सीवेज सैंपल दे रखा है जिसमें इनिशियल डीओ दे रखा है, फाइनल डीओ दे रखा है, डाइल्यूशन दे रखा है 1% का। बड़ी सिंपल सी चीज है, बीओडी जब भी पूछा जाता है, सो बीओडी हैज टू डिफरेंट सेगमेंट्स। या तो बीओडी आपसे मैथमेटिकली पूछने की कोशिश करेगा, तो आपको वहां पर जितने भी दिन पे पूछा जाए, आपको वहां पर जितने भी दिन पे पूछा जाए, टी डेज पे पूछा जाए एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो वी हैव अ वेरी सिंपल इक्वेशन एल नॉट 1 माइनस, या फिर हमारे पास 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी के बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं बीओडी अगर एक्सपेरिमेंटली पता करना है तो 5 दिन पर एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटन एज डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू द डाइल्यूशन फैक्टर। ये कुछ बेसिक सी बातें हमें पता होनी चाहिए, जो हमें हमेशा पता होनी चाहिए। यहां पर ऐसी सिचुएशन दे रखी है, इनिशियल डीओ दे रखा है, फाइनल डीओ दे रखा है, डाइल्यूशन फैक्टर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बताने का तरीका कैसा रखा गया है जरा समझिएगा। 1% डाइल्यूशन, 1% डाइल्यूशन का मतलब होता है 1% इन 100 ml इज टेस्ट सैंपल एंड रेस्ट इज एरेटेड वाटर, रेस्ट इज एरेटेड वाटर। तो ऐसे में हमारे पास जब डीओ इनिशियल की बात कर रहे हैं तो वो दे रखा है 10 mg पर लीटर, फाइनल दे रखा है 2 mg पर लीटर, 8 mg पर लीटर का 8 mg पर लीटर कंज्यूम हो चुका है। डाइल्यूशन फैक्टर लिखने का तरीका कितना होता है, फाइनल वॉल्यूम, क्या होता है ये, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेस्ट सैंपल का वॉल्यूम, ये आपको पता ही है। तो यहां पर 10 माइनस 2 वुड कम आउट टू बी एज 8 इंटू फाइनल वॉल्यूम, अगर मैंने 100 ml ले लिया तो टेस्ट सैंपल ले लूंगा 1 ml के बराबर, कितना ले लूंगा, 1 ml के बराबर ले लूंगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 800 mg पर लीटर के बराबर, कम आउट टू बी एज 800 mg पर लीटर के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ये हमारे पास बहुत कम हो जाती, इवन लेसर देन 2 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर, तो हमारे पास हम टेस्ट को डिस्कार्ड कर देते, कह देते हैं कि यार इतनी कम ऑक्सीजन क्यों बची आखिरी में। अगर इतनी कम बची मतलब ऐसा भी हो सकता था कि शायद और की जरूरत पड़ती लेकिन वो मिल ही नहीं पा रही होगी। तो whenever the final DO value is less than 2 mg per liter, 1 mg per liter, the test is discarded। और जो हमारे पास यहां पर कंजम्पशन है, हमारे पास कंजम्पशन है कि 10 mg पर लीटर इनिशियल था, 2 mg पर लीटर आखिरी में बचा। अगर ये डिफरेंस यहां पर 8 mg पर लीटर के बराबर आया है, अगर ये डिफरेंस हमारे पास 2 mg पर लीटर से कम आता, अगर ये डिफरेंस 2 mg पर लीटर से कम आता, तो हम कहते हैं कि यार इतना कम डिफरेंस क्यों आया, इतना कम ऑक्सीजन ही क्यों कंज्यूम हुआ। ऐसा तो नहीं कि कहीं और से ऑक्सीजन मिल गई हो। तो अगर हमारे पास कहीं और से ऑक्सीजन मिल गई हो तो एरर आ जाएगा हमारी रीडिंग के अंदर कि ऑक्सीजन कंजम्पशन तो हुआ लेकिन रीडिंग में नहीं आ पा रहा है, तो मतलब ये एरर इंडिकेट करता है, तो टेस्ट इज डिस्कार्डेड। ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा यहां पर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ वाटर पोल्यूशन पैरामीटर्स। वन ऑफ द प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ द डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो प्राइमरी इंडिकेटर बोला है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के पैरामीटर पूछे गए, पहली बात तो ये। और प्राइमरी इंडिकेटर पूछा है ऑफ द डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ऑर्गेनिक मैटर का जितना ज्यादा हमारे पास प्रेजेंस होगा, इसका मतलब आपके पास पोल्यूशन उतना ज्यादा हो चुका है, और इसको डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ही ज्यादा आएंगे, और माइक्रो जितने ज्यादा आएंगे तो डीकंपोजिशन प्रोसेस उतना ही ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, बात सही है। तो ये एक हमारे लिए प्राइमरी इंडिकेटर है किसी भी वाटर पोल्यूशन की डिग्री को बताने के लिए, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, सही बात है। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। बात ये भी सही है, जिसको हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो हमेशा ज्यादा होता है हमारे सीओडी से, एंड सीओडी हमेशा ज्यादा होता है हमारा बीओडी से, और बीओडी हमेशा ज्यादा होता है हमारा टोटल ऑर्गेनिक कार्बन से। दीज आर डायरेक्ट वे ऑफ इंडिकेटिंग, दीज आर डायरेक्ट वे ऑफ इंडिकेटिंग वाटर पोल्यूशन इन द वाटर। और ये इनडायरेक्ट वे है, ये इनडायरेक्ट वे है पता करने का कि भाई पोल्यूशन किस लेवल का है, हमारे पास कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा
उस तरह के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए। तो ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन डिमांड की बात नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे थे, हम तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट कितना है हमारे ऑर्गेनिक मैटर के, उसके बेसिस पे पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो दिस आर द डायरेक्ट वे, दिस आर द इनडायरेक्ट वे। और आखिरी पूछा है कि टीओसी सीओडी से बड़ा होगा और पीओडी से छोटा, बीओडी से बड़ा होगा, तो दैट इज बेसिकली दी रॉन्ग पैरामीटर, मतलब रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये गलत हो जाएगा और पहले के दो सही हो जाएंगे। तो पहले के दो सही है, एक तीसरा गलत है। 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या बनेगा? बी हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू अप टिल हियर? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक 2% का सोल्यूशन है हमारे पास सीवेज सैंपल। जैसे ही बात लिखी है 2% सोल्यूशन ऑफ अ सीवेज सैंपल, तो फटाक से लिख लो डाइल्यूशन फैक्टर बन गया 100/2 इक्वल टू 50। ये इंफॉर्मेशन दिमाग में पुटअप कर दो। इज केप्ट एट एन इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, इफ इनिशियल डीओ एंड फाइनल डीओ वैल्यूज आफ्टर 5 डेज इंक्यूबेशन पीरियड आर 8.5 और 5.5 रिस्पेक्टिवली, देन द बीओडी विल बी। तो यार बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपके पास आपको डीओ इनिशियल दे रखा है विच इज इक्वल टू 8.5 mg पर लीटर, आपने से फटाक से लिख लिया, और आपको डीओ फाइनल दे रखा है आपका विच इज इक्वल टू 5.5 mg पर लीटर, तो फिर बात ही क्या बची इसमें? सिंपल सी बात है, आपको उसने बीओडी पूछ ली 5 दिन की और टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस का, तो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल करेंगे तो कितना आएगा? 8.5 माइनस 5.5 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर करना पड़ता है। डाइल्यूशन फैक्टर निकाल चुके हम, ये बनेगा 3 इंटू 50, ये बनेगा 150 mg पर लीटर के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बी आंसर हमारा सही निकल कर आ जाएगा यहां से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक वेस्ट वाटर दे रखा है, 5 दिन की बीओडी इज फाउंड टू बी 200 mg पर लीटर। ठीक है, 5 दिन की बीओडी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि है 200 mg पर लीटर। फॉर द सेम वेस्ट, अगर वही का वही वेस्ट है और अभी भी हमारे पास 5 दिन की बीओडी ही जाननी है 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितनी होगी? चलिए ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे उसको बेहतर तरीके समझने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने पहले लिख लिया बीओडी 5 डेज एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके पास दे रखा है 20 mg पर लीटर। उसने पूछा है वही का वही वेस्ट है और 5 दिन पे ही निकालना है एट द रेट 30 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा? एक बात समझिएगा, बीओडी का जो रिएक्शन होता है, जो बीओडी हमारे पास सेटिस्फेक्शन है, जो सेटिस्फेक्शन है, ये कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या बन जा रहे हैं हमारे पास? डिपेंड्स ऑन, किस पे? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और साथ में एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किस तरह का मैटर है। अलग अलग तरह के मैटर अलग अलग समय के साथ डिकम्पोज होते हैं और टेम्परेचर जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पास, टेम्परेचर के बढ़ने से जो सेटिस्फेक्शन का रेट है, सेटिस्फेक्शन का जो रेट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और सेटिस्फेक्शन का रेट बढ़ेगा तो हमारे पास मोर डिकम्पोजिशन इन सेम टाइम, उतने ही टाइम में ज्यादा डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, और उतने ही टाइम में ज्यादा डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा तो हमारे पास देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर बीओडी सेटिस्फेक्शन, बीओडी सेटिस्फेक्शन कह दो या बीओडी वैल्यू कह दो, विल बी मोर। क्या होगी? ये ज्यादा होगी, विल बी मोर, ज्यादा निकल कर आएगी। तो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पर बीओडी की वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी 5 दिन पर। आंसर क्या बन जाना चाहिए? मोर देन 200 mg पर लीटर। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है द अल्टीमेट बीओडी वैल्यू ऑफ वेस्ट। अल्टीमेट बीओडी की बात कर रहा है, अल्टीमेट बीओडी वैल्यू की बात कर रहा है। अल्टीमेट का मतलब ये होता है, अल्टीमेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, रेफर्स टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो हमारे पास ये अल्टीमेट बीओडी की जब बात आती है तो ये टोटल अमाउंट को रेफर करता है, जो हमेशा
डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं करता, बट रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन कैन वेरी। कितना ऑक्सीजन डिमांड है टोटल मिलाकर रहेगा उतना ही, वो या तो जल्दी अचीव हो जाए या लेट अचीव हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रहेगा कितना, उतना ही रहेगा। तो इंक्रीज विद टेम्परेचर हमारे पास बिल्कुल नहीं कह सकते, डिक्रीज विद टेम्परेचर नहीं कह सकते, डबल्स विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ये भी नहीं है हमारे पास, रिमेन्स द सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, भाई अल्टीमेट वैल्यू है ना, रेफर्स टू द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कभी जीवन में चेंज नहीं हो सकता, वो उतना ही रहेगा, जल्दी अचीव कर लो या देर से अचीव कर लो, लेकिन रहेगा उतना ही, राइट। तो वो कभी बदलेगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, अ सर्टेन वेस्ट हैज अ बीओडी ऑफ दिस मच एंड इट्स फ्लो इज 1000 क्यूबिक मीटर्स पर डे। ठीक है, हमारे पास किसी वेस्ट है, तो वेस्ट का बीओडी है, बीओडी ऑफ वेस्ट है 162 mg पर लीटर, और इसी का हमारे पास डिस्चार्ज भी है 1000 क्यूबिक मीटर्स पर डे, मीटर क्यूब पर डे के बराबर है। इफ द डोमेस्टिक सीवेज हैज अ बीओडी ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा, हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज हैज अ बीओडी ऑफ, तो बीओडी हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज की है 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे, गिवन है डोमेस्टिक सीवेज पर कैपिटा दे रखा है, देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द वेस्ट वुड बी, कितना होगा, तो हमारे पास पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा, इसको समझेंगे कैसे, इसको समझेंगे हम, यहां पर कोई इंडस्ट्री की बात नहीं की गई है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वेस्ट की बात की गई है, तो हम यहां पर लिखते हैं हमारे पास बीओडी ऑफ द वेस्ट डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सीवेज की बीओडी, डोमेस्टिक सीवेज बीओडी। तो यहां पर दे रखा है कि हमारे पास कितने लोगों द्वारा ये जनरेट किया जा रहा होगा, वी डू नॉट नो, उसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी वेस्ट की बीओडी एक्चुअली में है कितनी, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसको जरा समझिएगा। डोमेस्टिक सीवेज बीओडी, तो बीओडी ऑफ वेस्ट हमारे पास टोटल बीओडी वेस्ट ऑफ बीओडी ऑफ टोटल वेस्ट, नहीं टोटल बीओडी ऑफ वेस्ट, इसे तो टोटल बीओडी ऑफ वेस्ट, तो ये बनेगा हमारे पास बीओडी ऑफ वेस्ट इनटू वेस्ट का डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय बीओडी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। यूनिट का जरा खेल समझना, बीओडी वेस्ट की दे रखी है आपके पास 162, डिस्चार्ज आपके दे रखा है 1000 के बराबर, डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी इज गिवन टू यू इज 880 ग्राम पर कैपिटा पर डे के बराबर। तो पर डे है या नहीं है, दैट कैन बी जस्टिफाइड, समझते हैं उसको, नहीं दे रखा है तो भी हम उसको समझ पाएंगे। ये यूनिट लिखी है एमजी पर लीटर की, इसकी यूनिट है हमारे पास मीटर क्यूब पर डे, तो 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10⁻³ लीटर, तो उसे लिखूंगा मैं यहां पर, आई विल राइट इट समवेयर हियर, 10⁻³ लीटर पर डे के बराबर। और हमारे पास जो नीचे यूनिट दे रखी है, किसकी यूनिट है, डोमेस्टिक सीवेज की, वो है ग्राम्स पर कैपिटा पर डे, तो ग्राम को अगर मिलीग्राम में करूंगा तो बनेगा 10⁻³ और ये बनेगा mg मिलीग्राम्स, और ऊपर बनेगा कैपिटा पर कैपिटा, और ऊपर ही लिखता हूं यहां पर, आई एम राइटिंग इट समवेयर हियर एज डे, तो डे से डे गया, लीटर से लीटर गया, मिलीग्राम से मिलीग्राम गया, बचेगा सिर्फ कैपिटा, 10⁻³ से 10⁻³ गया, 1 0 से 1 0 गया, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दिस वुड कम आउट टू बी एस, कितना आ जाएगा ये, द क्वांटिटी वुड कम आउट टू बी एस 16200 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ जाना चाहिए हमारे पास, दिस शुड कम आउट टू बी एस 162 है, तो हमारे पास ये बनना चाहिए 81 टाइम्स और 4 जा, ठीक है, और 4 1 जा, और ये 4
20.25 टाइम्स, तो 20162, तो ये 1 0 कम आएगा यहां पर, तो ये बनेगा 2025 के बराबर। वो आ गया हमारे पास कैपिटा। आंसर कितना आ जाएगा? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पूछा है, अ वेस्ट वाटर सैंपल हमारे पास है ऑफ 2 ml इज मेड अप टू 300 ml। 2 ml तक का था, उसे 300 ml बना दिया गया। तो मतलब कि टेस्ट सैंपल का वॉल्यूम दे रखा था 2 ml के बराबर, और उसे आपने डाइल्यूट सैंपल बना दिया कितना करके? 300 ml करके, मतलब टोटल मिला के 300 ml बना दिया। तो आपके पास एरेटेड वाटर कितना हुआ होगा? देयरफॉर एरेटेड वाटर कितना हुआ होगा? तो 300 माइनस 2 इक्वल टू 298 ml के बराबर। ठीक है, फिर डिस्टिल्ड वाटर इनिशियल डीओ है 8 mg पर लीटर, 5 दिन के बाद हो जाता है 2 mg पर लीटर। बीओडी क्या होगी? तो डीओ इनिशियल दे रखा है 8 mg पर लीटर और डीओ फाइनल दे रखा है 2 mg पर लीटर। सिंपल सी बात है, बीओडी निकाल देना है 5 दिन के बाद, तो बीओडी 5 डे पूछा है कितना हो जाएगा? तो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू कह सकते हैं क्या? एरेटेड वाटर, सॉरी नॉट एरेटेड वाटर, डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर होता है फाइनल वॉल्यूम अपॉन टेस्ट सैंपल का वॉल्यूम। तो ये बनेगा 8 माइनस 2 इंटू 300 ml फाइनल वॉल्यूम है। टोटल हमने जो है वो क्वांटिटी शुरुआत में टेस्ट सैंपल की ली थी 2 ml की ली थी, तो 2 और ये गया तो बचेगा 150 और ये बचा 600, सॉरी 6, तो 6 इंटू 150 वुड कम आउट टू बी एज 900 mg पर लीटर। कितना आ जाएगा? 900 mg पर लीटर। तो बीओडी कितनी आ जाएगी इसकी? 900 mg पर लीटर के बराबर वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है? बी हमारा आंसर सही निकल कर आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? बीओडी अल्टीमेट बाय सीओडी रेशियो की बात चल रही है सारे ही ऑप्शंस के अंदर। बीओडी बाय सीओडी 0 के बराबर है तो वेस्ट वाटर टॉक्सिक है, ये गलत हो गया। हमारा पास गलत नहीं, सही हो गया वो। बीओडी 0 है हमारे पास, मतलब बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पास टॉक्सिक कंडीशन डेवलप्ड है। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ऑप्शन सही निकल कर आता है। बीओडी बाय सीओडी रेशियो 0.2 से कम है, मतलब बायोडिग्रेडेबिलिटी हमारे पास बहुत लो है। ठीक है, तो एक्लीमेटाइजेशन ऑफ सीड इज नेसेसरी, बात वो भी सही है। हमें जो है वो सही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही कंडीशन में पुटअप करने पड़ेंगे, तभी वो उस चीज को डिकम्पोज करा सकता है। बीओडी बाय सीओडी का रेशियो 0.6 से कम है तो वेस्ट वाटर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये हमारे पास जो है ऑप्शन गलत कहा जा सकता है। हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हमारा बीओडी का और सीओडी का रेशियो 0.6 से कम या बराबर तक है तो सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर है, और सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर लिखूंगा मैं लिखूंगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, तो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल कहना गलत हो जाएगा। तो दिस इज बायोडिग्रेडेबल, दिस इज बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी सही है। ये जो लिखा है कि वेस्ट वाटर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये गलत बात हो जाएगी। बीओडी बाय सीओडी 0 का मतलब वेस्ट वाटर इज डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वेस्ट वाटर में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो क्या ये हो सकता है? भाई हो सकता है पूरी तरह से केमिकल हो, पूरी तरीके से केमिकल हो, इसलिए बीओडी के लिए 0 आ रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। आंसर क्या होना चाहिए? सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, द बिलो फिगर शोज बीओडी कर्व when the experiment was conducted at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने टेस्ट कंडक्ट कराया, तो ये बीओडी और टाइम का कर्व बना। अगर एक्सपेरिमेंट को हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे कराया होता तो पोर्शन ए बी ऑफ द कर्व क्या जाता? जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डी एंड के
वैल्यू इंक्रीजेस, केडी और के की वैल्यू बढ़ती है, तो हमारे पास बीओडी का जो सेटिस्फेक्शन का रेट है, जो सेटिस्फेक्शन का रेट है वो बढ़ता है। और रेट बढ़ने से हमारे पास मोर बीओडी सेटिस्फाई करती है। कब? इन लेस टाइम, इन लेस टाइम। तो मोर बीओडी सेटिस्फेक्शन, मान लो हमारे पास ये वाली वैल्यू है और कम टाइम में अचीव हो जाए, तो अभी जो हमें यहां पर अचीव हो रही है इसमें टाइम लग रहा है कुछ इतना, कल को टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ा देने से हमें उतना ही लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन कम समय के अंदर हो जाएगा। तो हमारा ये वाला टाइम मतलब कम हो गया। कर्व किधर शिफ्ट किया? लेफ्ट तरफ शिफ्ट किया। तो शिफ्ट टू दी लेफ्ट, टेम्परेचर के बढ़ जाने से कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी बीओडी का सेटिस्फेक्शन होगा हमारे पास। क्लियर है बात इतनी? शिफ्ट टू दी लेफ्ट। अगला देखें, A sample of sewage is estimated to have a 5-day 20 डिग्री सेल्सियस बीओडी ऑफ 250 mg पर लीटर। सीवेज का सैंपल है, 5 दिन की बीओडी लिखी है 250 mg पर लीटर की, ठीक है। यदि टेस्ट टेम्परेचर बी 30 डिग्री सेल्सियस, तो हाउ मेनी डेज विल द सेम वैल्यू ऑफ बीओडी बी ऑब्टेन्ड? अभी हम लोगों ने सीखा टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से बीओडी का सेटिस्फेक्शन तेज होता है, तो हमें कम टाइम लगता है। तो कम टाइम लगेगा तो 5 दिन तो नहीं लगेंगे, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। और इतना भी कम नहीं हो जाए, टेम्परेचर बढ़ा तो है, 20 से 30 पे ही पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चले गए। और बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चले गए तो ये वाली वैल्यूज पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी जल्दी सेटिस्फाई करा लेना। डाउट बनता है इनके अंदर। अब इनमें से भी जरा देखते हैं क्या सही आंसर निकल कर आ सकता है। तो हमारे पास बोला गया है कि बीओडी है 5 दिन का इक्वल टू 250 mg पर लीटर, ठीक है। चलिए, और हमारे पास कंडीशन है कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, L01 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 5 इक्वल टू 250 mg पर लीटर। क्लियर है बात? अगर हमें इफ द टेस्ट टेम्परेचर बी 30 डिग्री सेल्सियस, इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वैल्यू ऑफ बीओडी बी ऑब्टेन्ड? अब इतनी बीओडी के लिए हमें कितना समय लगेगा? तो हमारे पास फॉर सेम वैल्यू टी कितना होगा एट द रेट 30 डिग्री सेल्सियस, तो लिखने का तरीका क्या बनेगा? हम लिखेंगे बीओडी टी डेज एट द रेट 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, लिखाएगा हमारे पास ये अभी भी कितना 250 mg पर लीटर। वैल्यू उतनी होनी चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखाएगा L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD, कितने टेम्परेचर पे? ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है। अभी हमें कितने पे लिखना है? 30 डिग्री सेल्सियस पे। कितने दिनों में? दिन ही नहीं पता, वही निकालना है। इक्वल टू 250 mg पर लीटर। तो ये बनी इक्वेशन 1, ये बनी इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं तो इक्वेशन बनेगी L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 5 इक्वल टू L0 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD एट द रेट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू T। दोनों में से L0 और L0 जाएंगे, दोनों में से 1 और 1 जाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 10 टू दी पावर, माइनस है तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों में 10 की पावर माइनस KD समथिंग है, दोनों 10 की पावर माइनस KD समथिंग है, तो इनका माइनस और माइनस चला जाएगा। 10 की पावर को इक्वेट करते हो तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये बन रही है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन रही है, अभी भी हमारे पास वैल्यूज नहीं है, KD की वैल्यू नहीं है, T की वैल्यू नहीं है, एक इक्वेशन है, 2 अननोन है। जरा समझते हैं क्या लिखेंगे।
इसको लिखने का तरीका समझना जरा, क्या लिखता हूं मैं, इसे लिखता हूं KD एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 5 इक्वल टू KD एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में 1.047 की पावर 30 माइनस 20 इंटू टी। तो अब यहां से ये गया, अब मेरे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ टी। तो इक्वेशन जरा समझिए क्या बन रही है, 5 इक्वल टू 1.047 की पावर 10 इंटू बच रहा है टी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो द इक्वेशन वुड कम आउट टू बी एज 1.047 की पावर हमारे पास जा रही है 10 टाइम्स, तो यार 1.58, तो 5 डिवाइडेड बाय 1.58 इक्वल टू टी। तो 5 डिवाइड बाय आंसर कम्स आउट टू बी टी इक्वल टू 3.16 डेज। अब 3.16 डेज के बराबर आंसर आ रहा है। यहां पर आंसर रिलेटेबल है ही नहीं, चारों में से एक भी मैच नहीं कर रहा है। द मोस्ट नियर आंसर जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अ सीवेज स्लज हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 99%। एक सीवेज का स्लज है जिसको वाटर कंटेंट 99% का है, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द स्लज। स्लज में सस्पेंडेड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। अब देखो सबसे पहली बात ये, वाटर कंटेंट दे रखा है और वो है 99% किसका, स्लज का। अगर स्लज का वाटर कंटेंट हमारे पास, अगर स्लज का वाटर कंटेंट हमारे पास दे रखा है तो हम इसको कैसे रिलेट करते हैं जरा समझना। हम कहते हैं कि वाटर कंटेंट इक्वल टू 99% रेफर्स टू 1% सॉलिड्स, और यही बताता है 100% ऑफ वेट स्लज को। यही बताता है 100% ऑफ वेट स्लज को, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिखते हैं। हम अगर लिखेंगे कि हमारे पास 1 kg ऑफ सॉलिड है प्लस 99 kg ऑफ वाटर है, तो ये देगा हमें 100 kg ऑफ सीवेज स्लज, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 kg ऑफ सीवेज स्लज है। अच्छा मुझे नहीं पता कॉन्सेंट्रेशन निकालना mg पर लीटर में, तो मैं मान के चलता हूं कि सिंस solids percentage is very less, let specific gravity of sewage be near about equal to 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं therefore यूनिट वेट ऑफ सीवेज बन जाएगा हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। तो अगर हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सीवेज दे रखा है और हमारे पास वेट ऑफ सीवेज भी है, तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ सीवेज, लिख सकते हैं इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सीवेज, सॉरी वेट ऑफ सीवेज डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सीवेज। तो वेट ऑफ सीवेज अगर मान लिया मैंने 1000 kg मेरे पास, सॉरी 100 kg है, और उसका यूनिट वेट है 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर, तो दिस वुड कम आउट टू बी एज कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीवेज कितना हो गया हमारे पास 0.1 मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा, केजी से केजी चला जाएगा। तो देयरफॉर 100 kg
स्लज हैज वॉल्यूम इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब। तो इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, देयरफॉर 100 इंटू 10 टू द पावर 6 mg स्लज हैज वॉल्यूम इक्वल टू कितना, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में होता है कितना, 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3 लीटर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 6 mg पर 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3 लीटर के बराबर। अब ये बन जाए क्या 100, और हमारे पास यहां पर क्वांटिटी में कहीं पर चेंज आ रहा है 0.1 मीटर क्यूब, ये तो सही है, 0.1 मीटर क्यूब सही है, 1 मीटर क्यूब में 10 टू पावर 3 लीटर सही है, 100 kg का स्लज है। तो अच्छा, ये 1 kg के स्लज की बात चलेगी ना फिर, क्योंकि ये हमारे पास अब वॉल्यूम आया है। तो वॉल्यूम आया है तो हमारे पास हमें सस्पेंडेड सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करना है, ठीक है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करना है। तो ये हमारे पास 100 kg के बजाय व्हाट आर वी गोइंग टू राइट 1 kg लिखेंगे यहां पर। तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट इट, यहां पर लिखेंगे इसे 1 kg। तो 1 kg में बात कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम की बात आ जाएगी। और यहां पर भी हमें वही करना पड़ेगा एग्जैक्टली सेम, कि 10 टू द पावर 6 kg के बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 10 टू पावर 6 मिलीग्राम, सॉरी mg। तो ये बनेगा कितना हमारे पास 10 टू द पावर 6, ये बनेगा 10 टू द पावर 6 mg डिवाइडेड बाय 100 लीटर के बराबर। तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 10 टू द पावर 4 mg पर लीटर के बराबर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, ये आपको जरा समझने की बात है। तो अगर हमारे पास यहां पर हम आंसर की बात करें तो आंसर वुड कम आउट टू बी एज, कॉन्सेंट्रेशन पूछा इन दी स्लज सस्पेंडेड सॉलिड्स का, तो वो 1 kg की बात चल रही है, 1 kg सॉलिड्स की बात चल रही है। मैंने यहां पर स्लज लिखा हुआ है, हमें स्लज नहीं सॉलिड की बात करना है, ठीक है। तो उसका पूरा वॉल्यूम इतना निकल कर आ रहा है, तो हमारे पास जो है वो आंसर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4 mg पर लीटर के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात यहां तक। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, इफ द एवरेज सीवेज फ्रॉम अ सिटी इज 95 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर्स पर डे, लीटर्स पर डे। एवरेज सीवेज फ्रॉम अ सिटी इज 95 इंटू 10 टू पावर 6, ये 10 टू पावर 6 है, ठीक है। एवरेज 5 डे बीओडी दे रखी है mg पर लीटर अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ 75 mg पर डे पर कैपिटा एट 20 डिग्री सेल्सियस। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा, अभी हम लोगों ने पहचाना था पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है हमारे पास जो भी हमारा किसी भी सिटी से निकलने वाला बीओडी है, तो बीओडी ऑफ सिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास स्टैंडर्ड बीओडी, एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी। तो किसी भी सिटी की बीओडी हमारे पास कितनी दे रखी है, एवरेज सीवेज है फ्रॉम अ सिटी इज 95 इंटू 10 टू पावर 6 लीटर्स पर डे। तो 95 इंटू 10 टू पावर 6 लीटर्स पर डे, इतना तो सीवेज का फ्लो आता है, और हर एक लीटर में कितना होता है 300 mg पर लीटर। होल डिवाइडेड बाय अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ 75 mg पर लीटर पर कैपिटा 20 डिग्री सेल्सियस पे, किसके, एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी का। तो 75 क्या लिखा जा सकता है mg पर कैपिटा पर डे। तो जरा देखो यहां से क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, mg से mg जाएगा, लीटर से लीटर जाएगा, डे से डे जाएगा,
बचेगा कैपिटा जो कि कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा 95 इंटू 300 बटे 75 इंटू 10⁶, 75 इंटू 4, 95 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 36, 360, तो दोनों 27, 36 नहीं 100, 400, 380, 380, तो 380 इंटू 10⁶, कैपिटा की बात चल रही, पॉपुलेशन की बात चल रही, कहीं पर आंसर मैच कर रहा है क्या? तो 380 इंटू 10⁶ वुड बी द करेक्ट आंसर। डी आंसर हमारा सही निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीओ के बेसिस पर ही क्या निकल कर आता है, बीओडी निकल कर आता है। और बीओडी खुद किसके बेसिस पे है, तो बीओडी है खुद डीओ कंजम्पशन के बेसिस पे, डीओ कंज्यूम्ड इनटू द डाइल्यूशन फैक्टर, यहीं से पता चलता है बीओडी। तो वेस्ट वाटर क्वालिटी बीओडी से बताते हैं और बीओडी खुद डीओ के कैलकुलेशन के बेसिस पे आता है, तो बात तो सही है। बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डीओ, बात ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोरोजन। क्यों कोरोजन? क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, O2 का अगर लेवल बढ़ा, O2 का लेवल बढ़ा, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाना चालू करता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाना चालू करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, इसी को तो कोरोजन कहा जा रहा है। तो अगर डीओ को पता कर लोगे कि डीओ ज्यादा है या कम है, तो उससे आप कोरोजन के लिए काम कर सकते हो। अगर डीओ ज्यादा रहा तो डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोरोजन, बात ये भी बिल्कुल सही है। और ये भी अगर सही है तो ऐसे में 1, 2 एंड 3 ऑल शुड बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द रिवर वाटर। रिवर वाटर का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात चल रही है। बीओडी रेट कांस्टेंट वेरीज विथ रिवर वाटर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। जो के होता है वो के एट द रेट टी डिग्री सेल्सियस निकालना होता है, केडी सॉरी, तो बनता है केडी एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में 1.047 की पावर टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा। बीओडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द बीओडी ऑफ द रिवर वाटर। क्या रिवर वाटर की बीओडी पे डिपेंड नहीं करेगा बीओडी रेट कांस्टेंट? तो हमारे पास ये उस पर भी डिपेंड कर जाएगा कि भाई बीओडी का ऑलरेडी कितना है, फिर हमारे पास कैसे होगा। तो ये आंसर हमारे पास यहां से गलत निकल कर आ जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट। बीओडी रेट कांस्टेंट इज ऑफन डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिवर वाटर, क्योंकि हमारे पास केडी जो होता है, केडी या के ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो हर तरह की रिवर के अंदर अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट रिवर के लिए डिफरेंट होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। बीओडी रेट कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में तो पता करेंगे, लेबोरेटरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं पता करने का, आप इसे डायरेक्टली फील्ड में पता नहीं कर सकते। तो आंसर यहां से क्या हो जाना चाहिए, 1 एंड 3 शुड बी दी करेक्ट आंसर। आंसर क्या होना चाहिए, 1 एंड 3 शुड बी दी करेक्ट आंसर, बी आंसर सही हो जाना चाहिए। अगला सवाल पूछा है, वेस्ट वाटर ऑफ अ सर्टेन लार्ज कॉलोनी कंटेन्स 10 to the power minus 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर। क्या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं 10 to the power minus 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर के बराबर, 25 डिग्री सेल्सियस पे। पीएच क्या होगा? एक बात हमें हमेशा पता है कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा जब भी पीएच के फॉर्मूले में रखने जाएंगे, पीएच या पीओएच के कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मोल्स पर लीटर में। तो इसको लिखने जाएंगे तो बनेगा 10 to the power minus 5.6 इंटू 10 to the power minus 3 मोल्स पर लीटर। मैंने मिली मोल्स को मोल्स पर लीटर में कर लिया, तो बनेगा 10 to the power minus 3, ये बन जाएगा 10 to the power minus 5.6 minus 3 मोल्स पर लीटर। तो ये बन जाएगा 10 to the power minus 8.6 मोल्स पर लीटर। इसी को रख देंगे डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर,
एक मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया है कि OH मतलब चाहे H+ हो चाहे OH- हो, इनकी जो भी वैल्यू दे रखी हो मोल्स पर लीटर में 10 की पावर में माइनस के साथ, तो जो पावर में लिखा है माइनस के अलावा वही उनका पीओएच या पीएच की वैल्यू है। यहीं से हमारे पास पीओएच कितना आ जाएगा और पीएच कितना बन जाएगा, कितना आ जाएगा ये 14 माइनस 8.6, तो 14 माइनस 8.6 में क्या बन जाएगा 5.4 के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा 5.4 के बराबर। सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है डाइल्यूशन ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल, किसी वेस्ट वाटर सैंपल का डाइल्यूशन करना है विथ ऑर्गेनिक फ्री ऑक्सीजन सैचुरेटेड वाटर इज नेसेसरी टू मेजर 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस बीओडी वैल्यू ग्रेटर देन 7 mg पर लीटर। अगर हमने किसी का डाइल्यूशन किया और डाइल्यूशन करने पे बाद भी अगर उसमें इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना बन पाए कि हम उसको मेजर करने पर उसका डिक्रीमेंट देखें कि हाँ कुछ वैल्यू थी फिर वो कुछ कम हो गया कुछ पहुंची, तो कम से कम उसकी वैल्यू 7 mg पर लीटर से ऊपर तो हो। तो बात तो बिल्कुल सही है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी ऐसे वेस्ट वाटर के अंदर आपने साफ पानी इतना मिला देना जिसमें इतनी मात्रा की ऑक्सीजन हो कि वो दोनों कंबाइन होकर इतनी ऑक्सीजन दे दे वेस्ट वाटर को कि जब वेस्ट वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते वक्त उसकी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते चले जाए ताकि वहां पर प्रोसेस हमें समझ में आ सके। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल सही निकल कर आती है। सैचुरेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली 9 mg पर लीटर के बराबर होता है। तो ये सैचुरेटेड वैल्यू है, डीओ सैचुरेटेड वैल्यू है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डीओ सैचुरेटेड वैल्यू कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो डीओ सैचुरेटेड वैल्यू बढ़ जाएगी। बात ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रहे हैं, करेक्ट निकल के आ रहे हैं। और हमारे पास पहला वाला स्टेटमेंट के लिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि आपने किसी एक वेस्ट वाटर सैंपल के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब सैचुरेटेड डिजोल्व ऑक्सीजन वाला कंटेंट मिलाओगे तो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डिप्लीट करेगा, बट दैट शुड बी मोर देन 7 mg पर लीटर, वो उससे कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है द वेस्ट वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री हैविंग अ पीएच ऑफ 10, किसी फैक्ट्री से वेस्ट वाटर उसका पीएच 10 के बराबर है, कंटेन्स KOH ओनली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज 80 मीटर क्यूब पर डे, टोटल क्वांटिटी ऑफ KOH पर डे विल बी नियरली कितना होगा। तो देखो पहले तो ये समझो कि अगर पीएच दे रखा है 10 तो पीओएच कितना हो जाएगा, 14 में से 10 गए बचा 4, पीओएच 4 है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 10 टू पावर -4 मोल्स पर लीटर। और जब मैं बात करता हूं कि मेरा जो KOH होता है यही फर्दर डिसोसिएट होकर K+ और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, तो ये कितने मिले, जितने ये हैं उतना ही KOH है, क्योंकि बोला है कंटेन्स KOH ओनली। एक वेस्ट वाटर है फैक्ट्री से निकला हुआ है जिसका पीएच 10 है, उसमें KOH ही है सिर्फ, तो हमारे पास यहां पर जितना OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही क्या हो जाएगा KOH भी हो जाएगा। तो सिमिलरली देयरफॉर KOH would also be equal to how much 10 to the power -4 मोल्स पर लीटर के बराबर। लेकिन मुझे KOH की क्वांटिटी mg पर लीटर में चाहिए, तो क्या कर दूं इसको मैं इसी में मल्टीप्लाई करता हूं 10 टू पावर -4 मोल्स पर लीटर इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट, और KOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल्स पर लीटर इनटू ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और K का 39, तो 39 और 1 40, 40 और 16 56, तो बनेगा 56 ग्राम्स पर मोल। तो 56 ग्राम्स पर मोल, मोल से मोल गया, ग्राम पर लीटर बचा, ग्राम को भी कर सकता हूं मिलीग्राम में, तो बनेगा 10 टू पावर 3 mg बन जाएगा ग्राम। तो ये क्या बन जाएगी क्वांटिटी हमारे पास KOH की वैल्यू आ जाएगी
बन जाएगा 56 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4 mg पर लीटर। और एक दिन में पानी कितना डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज इज गिवन टू यू एज कितना? 80 इंटू 10⁻³ लीटर पर डे के बराबर। तो KOH टोटल क्वांटिटी KOH की कितनी होगी पर डे? निकाली जा सकती है। टोटल KOH कितना हो जाएगा? तो कितना KOH का कॉन्सेंट्रेशन है इनटू द डिस्चार्ज। तो ये है 56 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 80 इंटू 10⁻³ ये है mg पर लीटर, ये है लीटर पर डे। तो लीटर से लीटर गया, बचेगा mg पर डे। mg को कन्वर्ट करते हैं किसमें? समझने की कोशिश करेगा, kg में करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे। ये बनेगा 56 इंटू 80 इंटू 10⁻² mg पर डे। अब 56 इंटू 80 करना है, या फिर 80 इंटू 56 समझ लो। तो 80 इंटू 56 करने पर अगर 8 5 40 तो 4 समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 4 समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए। ये थोड़ा सा हमें जनरल आइडिया लग रहा है। फाइनल वैल्यू क्या बनेगी जरा देखते हैं। 56 इंटू 80 448,000 और डिवाइडेड बाय 1 2 3। इसको हमें किस में करना है? 56 इंटू 80 इंटू 100 448,000। इसी को डिवाइड करना है किससे? 10⁻6 से। तो 448,000 इंटू 10⁻⁻6 kg पर डे। तो 1 2 3 4 5 6, कहीं पर तो 1 0 की गड़बड़ी हो गई है और कहीं पर तो 1 0 की गड़बड़ी हुई है। तो वो कहां पर हो सकती है जरा देखते हैं। 80 मीटर क्यूब पर डे दे रखा है, सब कुछ सही है। तो 10 KOH ये है 10⁻³ 10⁻⁻4 -4 था, इसे kmg में किया तो ये बना 10⁻3। तो ये तो बना सही है। तो और ये लिखा है हमने मीटर क्यूब पर डे को लीटर्स पर डे में, तो 1 मीटर क्यूब को इस तरह लिखा है। तो 56 इंटू 10⁻⁻1 ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। -1 और +3 बनेगा +2, ये भी सही लिखा है, ये भी सही है। इसी क्वांटिटी आनी चाहिए 0.45 kg पर डे। हो सकता है यहां पर ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी हो, तो आंसर जो है वो रिलेटेबल यही है। पॉइंट्स गड़बड़ हो सकते हैं हमारे पास, आंसर निकल कर आना चाहिए 4 या 0.45 kg पर डे के बराबर। आंसर जो है वो ए के समथिंग नियर अबाउट आंसर आना चाहिए। आई हैव मेंशन्ड द करेक्ट आंसर हियर, आप इसी को रेफर करिएगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, यहां पर मेंशन कर रखा 4.5। ओके, सो फॉर टुडे यहीं तक हमारा सेशन है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सारे वीडियोस प्रॉपरली देख रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को उस ओर लेके जा रहे होंगे जहां पर आपको पहुंचना है, और कहीं पर भी कोई समस्या आ रही होगी। सो दिस संडे एट 9 PM हम आपसे रूबरू होने वाले हैं इनटू द लाइव 1-to-1 सेशन ऑन द AEC प्लस ऐप, जहां पर हम आपसे बात करेंगे कि कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्ट्रेटेजीज आप लेकर चल रहे हैं, उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, कितने प्रकारों की दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है, और इन्हीं सब चीजों पर हम रेक्टिफिकेशन पर काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।